हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं इको ऑनर्स सेमेस्टर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी, और बाकी जगह भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर जगह भी यही कोर्स लगने लगा है। उसमें चैप्टर 1 एमएमई को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एमएमई 1, एमएमई 2, एमएमई 3। अब एमएमई क्या है? तो फुल फॉर्म है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो अभी हम लोग एमएमई के फर्स्ट पार्ट पे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, और इसमें हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का वैसे तो बुक में नेम है इंट्रोडक्शन, बुक हम लोग फॉलो करेंगे सिटसेटर एंड हैमंड, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग प्रीलिमिनरीज भी बुलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 पढ़ाने का कई सारा तरीका होता है। हर टीचर, आपके कॉलेज के टीचर अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, हम लोग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द चैप्टर सब कुछ फिर मैच कर जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए जाएंगे। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है कुछ की डेफिनेशंस जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन के बारे में किसी को कोई आइडिया है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। लाइव क्लास का मतलब ही यही होता है कि हम लोग डिस्कशन करके आपस में और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रोपोजिशन, सबसे पहले की डेफिनेशन में सबसे पहला आता है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन के बारे में किसी को कोई आइडिया बच्चे आप लोग शेयर करना चाहोगे? एनीवन? माइक अनम्यूट रखो, अगर आपके आसपास नॉइज नहीं है तो आप लोग अनम्यूट रख सकते हो। यस बच्चे, प्रोपोजिशन एनीवन? हो सकता है मे बी फर्स्ट क्लास, तो अभी आप लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होगे, धीरे धीरे आप लोग भी खुलने लगोगे। प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन में है एनी मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस होगा उसको हम लोग प्रोपोजिशन बोलेंगे। मैंने कहा सन राइजेज इन द नॉर्थ, ये भी एक प्रोपोजिशन है, बिकॉज सन का मतलब आपको पता है, राइजेस का मतलब पता है, इन द नॉर्थ बोला मैंने तो उसका भी मीनिंग आपको पता है। अब अचानक से आवाज आने लगी, मैम आप गलत कह रहे हो, सन राइजेज इन द नॉर्थ थोड़ी होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट होता है। तो आपने मेरे प्रोपोजिशन को प्रूव कर दिया कि ये गलत है। तो ये स्टैट्स और मैथ्स में ना, इकोनोमेट्रिक्स में, इन सब में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि एक क्लेम होता है जिसको हम लोग प्रोपोजिशन मानते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो प्रोपोजिशन का हम लोग लिखेंगे, शुरुआत में कुछ डेफिनेशंस है। एनी मीनिंगफुल सेंटेंस, ये बाद में होगा कि ये सही है या गलत है। एनी मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोपोजिशन, इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। ठीक है, अब फॉल्स भी हो सकता है, इट मे बी फॉल्स और इट मे बी ट्रू, वो तो बाद की बात है कि चेक कैसे करेंगे, वो स्टैट्स में पढ़ना है आपको। सेकेंड पार्ट जब स्टैट्स का आएगा ना, उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक टॉपिक आता है, वहां पे हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो प्रोपोजिशन या हाइपोथेसिस दोनों सेम वर्ड है। अब जैसे मैंने अगर आपको एक वर्ड कहा कि ऑल इंडिविजुअल्स हु ब्रीथ आर अलाइव, एक एग्जांपल दिया, ऑल इंडिविजुअल्स who breathe are alive। अब मुझे ये बताओ, ये प्रोपोजिशन सही है या गलत है? सही है। जो भी इंडिविजुअल ब्रीथ करते हैं वो अलाइव होते हैं। तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। ऐसे बहुत सारे आपको आगे मिलेंगे। स्टैट्स में खास करके इस चीज का ज्यादा यूज है, मैथ्स में भी है लेकिन स्टैट्स में ज्यादा यूज है। तो पहला आप लोग प्रोपोजिशन का मीनिंग समझ गए। दूसरा है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के बारे में आइडिया है? इम्प्लीकेशन एरो आप लोग पुट करते थे कहीं? हेलो, इम्प्लीकेशन एरो हमेशा मैथमेटिक्स में ऐसे, हाँ, टीचर्स मार्क्स नहीं डिडक्ट करती थी, मेरा तो बहुत हुआ है बचपन में। जैसे x + 2 = 5, तो मैंने सीधा लिख दिया x = 3, लो भाई मार्क्स मेरे डिडक्ट हो गए, क्योंकि इम्प्लाइज डेट नहीं लगाया। तो हर स्टेप पे ऐसे ऐसे टीचर बताती थी कि आपको इम्प्लाइज डेट लगाना है। इम्प्लाइज डेट स्टैंड्स फ्रॉम इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन से आया है ये। तो इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि वेन एवर पी स्टेटमेंट इज ट्रू देन क्यू इज ऑल्सो ट्रू। इसका एरो का डायरेक्शन देखो। इम्प्लीकेशन का मतलब होगा कि जब भी पी ट्रू होगा, कहीं कोई अगर आपको डाउट आ रहा है टॉपिक से रिलेटेड एट द पॉइंट, तो आप उसी टाइम पूछोगे। अगर आपका टॉपिक से हट करके डाउट है तो फिर आप वेट करना, जब हमारी मीटिंग कंप्लीट होगी तो आप लास्ट में क्लास के कंक्लूड होने के बाद भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो।
तो मार्क करके आप रख लेना। और हम लोग एक मॉडरेट स्पीड पे पढ़ाते हैं कि आप साथ साथ नोट्स बनाओगे। अब इस बात का प्रेशर आपको नहीं लेना है कि फिर दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, चलो यूट्यूब पे लेक्चर ढूंढते हैं, फिर नोट्स बनाएंगे। ये डबल डबल काम क्यों करना है? इतना टाइम कहाँ है? टाइम को हम लोग पढ़ने में यूटिलाइज करेंगे या नोट्स ही बनाने में यूटिलाइज करेंगे? तो इसलिए एक ही मोटी सी नोटबुक बनेगी, उसी में सब कुछ होगा, रफ फेयर सारा कुछ उसी में होगा। Whenever P is true, then Q is also true. अब जैसे देखो, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर x ग्रेटर देन 2 है, जितने भी x ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब है कि उसका ट्वाइस भी ग्रेटर देन क्या होगा? 4 से होगा। सही है, इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज भी नहीं हो सकता है। जितने भी x 2 से बड़े होंगे, सबका डबल भी 4 से बड़ा होगा। तो आप इस स्टेटमेंट को, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, आप इसको मान सकते हो P एंड दिस इज योर Q एंड P इम्प्लाइज Q। ओके, अब अगर मैंने आपको कहा कि x ग्रेटर देन 2 इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर ग्रेटर देन 4, क्या ये सही है? अगर नहीं है तो आप एक कोई एग्जाम्पल मुझे बताओ। एनीवन? हेलो, क्या दिस इज ट्रू? जितने भी x 2 से बड़े होंगे उनका स्क्वायर तो 4 से बड़ा होगा ही होगा। दिस इज ट्रू फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड। लेकिन जब उल्टा चलेंगे, क्या सारे x स्क्वायर जो 4 से बड़े हैं, क्या उसके सारे x 2 से बड़े होंगे? ये बताओ। फॉल्स। कौन सा एक एग्जाम्पल दोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने x इज इक्वल टू ले लिया -3, तो -3 का स्क्वायर भी 4 से बड़ा होता है, 9 हो गया, बट -3 इज व्हाट? लेस देन 2। तो कोई इम्प्लीकेशन एरो का मतलब सिर्फ वन साइडेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिवर्स भी इसके डायरेक्शन को कर सकते हैं। रिवर्स करने के लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन इज जस्ट वन साइडेड ट्रूथ स्टेटमेंट। तो यही है। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इसमें से आपको पहचानना है कि A पार्ट सही है या B पार्ट सही है। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे रेक्टेंगल भी होते हैं, या फिर जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो सारे स्क्वायर्स भी होते हैं। विच वन इज ट्रू? हाँ, तो यही आपको समझना है। तो ये जो इम्प्लीकेशन एरो है, इसके लेफ्ट में स्क्वायर आएगा और राइट हैंड साइड पे रेक्टेंगल आएगा, क्योंकि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सारे रेक्टेंगल के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। वैसे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होंगे जिसमें एडजेसेंट साइड्स के लेंथ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो यही आपको समझना है। इस पे फिर आएगा इफ एंड ओनली इफ। ये थोड़े मतलब नेक्स्ट क्लास में हो सकता है, मे बी हम लोग इस टॉपिक को कवर करें। आज नेसेसरी सफिशिएंट वाला नहीं कर रहे हैं। आज सिर्फ आपको इम्प्लीकेशन एरो और फिर हम लोग लॉजिक्स और प्रूफ पे चलेंगे। प्रूफ के कितने तरीके होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये सारा कुछ हम लोग करेंगे आज के क्लास में। ये सब थोड़े ना इंटरेस्टिंग और न्यू टॉपिक है आपके लिए। बाकी वो इनइक्वालिटीज वगैरह वो सब तो है, हम लोग भी कवर करेंगे, लेकिन वो थोड़ा फर्स्ट क्लास में ना ईजी हो जाता है, इसलिए हम लोग स्टार्ट नहीं करते इनइक्वालिटीज, रियल नंबर्स वगैरह। तो ये इम्प्लीकेशन एरो आपको समझ में आ गया। तो अभी तक हमने दो टॉपिक कवर कर लिए। व्हाट इज प्रोपोजिशन, and it is not necessary that it will be always true. Sometimes it may be true, sometimes it may be false. इसको भी चेक करने का तरीका होता है जो स्टैट्स में पढ़ेंगे। उसके बाद से हमने अभी इम्प्लीकेशन एरो पढ़ा कि जिस साइड से एरो होगा उसका मीनिंग क्या होगा, ये हम लोग को पता लग गया। अब आपको बताना है थ्योरम। थ्योरम का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे थ्योरम आपने पढ़े होंगे 9th 10th 11th 12th में। क्या हर चीज को थ्योरम बोलते हैं? प्रूव दैट ट्रायंगल हैज, एक मिनट, अगर हाँ बोलो बोलो। हाँ ठीक है, अब मैंने कहा प्रूव दैट ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। इसको आप प्रूव कर सकते हो? नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि वो तो मानी हुई चीजें हैं, वो तो प्रोपोजिशन है भाई, वो तो एक्सियम है कि ट्रायंगल 3 साइडेड बाउंडेड फिगर विल बी कॉल्ड ट्रायंगल। अब उसको प्रूव कैसे किया जाए? उसको नहीं प्रूव कर सकते। तो थ्योरम में होता है वेरी इंपॉर्टेंट फ्यू स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्यू स्टेटमेंट्स, इनको कहा जाता है थ्योरम। हर स्टेटमेंट को हम लोग थ्योरम नहीं कहते। अब थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ आपको लॉजिक्स और बेसिक नॉलेज की जरूरत होगी ट्रू स्टेटमेंट की, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमाइसेस।
अब जैसे ट्रायंगल में कुछ प्रूव करना होगा, प्रूव दैट ऑल्टीट्यूड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइड्स द नेक्स्ट दिस, ऐसे जो भी आपने किए होंगे, तो वो सब तो थ्योरम बनते थे। उन थ्योरम में ये मान करके हम लोग बढ़ते थे कि 3 साइड है, तीनों का एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, ये सब हमें पहले से कंडीशंस पता होती थी, तब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करते थे। तो जो भी कंडीशन ऑलरेडी हमें गिवन होती है या जो हम मान करके आगे बढ़ते हैं एजम्पशन के साथ, दैट इज कॉल्ड प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस में है, प्रीमाइसेस किसको बोलेंगे, तो अ सीरीज ऑफ ऑलरेडी नोन फैक्ट्स, a series of already known propositions, कुछ प्रोपोजिशंस हमें पहले से पता होते हैं, उनका यूज करके हम लोग किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं। टू प्रूव एनी थ्योरम, हम किसी थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो ये देखो प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस इज अ सीरीज ऑफ ऑलरेडी नोन प्रोपोजिशन टू प्रूव एनी थ्योरम, ठीक है। कंक्लूजन, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैथ्स में ना आपको परेशान करेंगे, ये स्टैट्स में भी यूज होंगे, तो ये सारे की टर्म्स जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग की टर्म्स ही कर रहे हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है जो भी रिजल्ट आपने प्रूव किया, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। यानी अगर एक P इम्प्लाइज Q की बात करें तो P इज कॉल्ड प्रीमाइसेस, जो कि ऑलरेडी गिवन कंडीशन होती है, Q इज कॉल्ड कंक्लूजन। जिस रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन, और जिससे हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक के साथ, दैट इज योर प्रीमाइसेस, ठीक है। और एक चीज और है, जैसे P इम्प्लाइज Q, तो P को हम बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं P ओनली इफ Q। वैसे ये हम लोग नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन में डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए बहुत आराम से पढ़ने की जरूरत है। P अगर Q उल्टा एरो है तो हम इसको पढ़ेंगे P इफ Q, मतलब ऐसे पूरा स्टेटमेंट ये बनेगा कि P इज ट्रू इफ Q इज ट्रू। यहाँ पर पढ़ेंगे P इज ट्रू ओनली इफ Q इज ट्रू, और एक होता है बोथ साइडेड, बोथ साइडेड, तो P इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू। तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं कि ओनली इफ कब यूज करना है, इफ कब यूज करना है, और इफ एंड ओनली इफ कब यूज करना है। इसके क्वेश्चंस हम लोग मे बी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, आज तो बस मैंने ऐसे ही आइडिया दे दिया आपको, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी बच्चे हम लोगों ने की टर्म्स क्या क्या सीखे। सबसे पहले हमने प्रोपोजिशन को जाना कि प्रोपोजिशन हमारा क्या होता है, एनी मीनिंगफुल सेंटेंस, उसका से इम्प्लीकेशन को जाना, इम्प्लीकेशन एरो का क्या मीनिंग होता है, और उसके बाद से थ्योरम का क्या यहाँ पर यूज है, प्रीमाइसेस क्या होते हैं, ऑलरेडी नोन फैक्ट्स जो कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज किए जाएंगे, कंक्लूजन जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज योर कंक्लूजन। अब हम लोग आते हैं मेथड ऑफ प्रूफिंग। मेथड ऑफ प्रूफिंग चैप्टर 1 में ना काफ़ी अच्छा बेस आपका बना देंगे वो थ्योरेटिकल बेस, ताकि आगे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए ये सब टॉपिक सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रूफिंग में किसी को आइडिया कितने मेथड होते हैं प्रूफ करने के किसी भी स्टेटमेंट को? 9th से ही आप प्रूफ करते चले आए होगे, एनी आइडिया? लाइव क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन करते हैं तभी लाइव क्लास में मजा आता है, नहीं तो फिर कोई मजा नहीं है इसमें। एनीवन, कोई भी एक ही मेथड बता दो जो भी नाम आपको पता हो। नहीं पता तो देखो, प्रूफिंग के 3 मेथड होते हैं। पहला कहलाता है डायरेक्ट मेथड। जाने अनजाने में हम लोग जितने भी बचपन से जितनी भी चीजें प्रूव करते हैं, ट्रिगो में तो बहुत बच्चे किए हैं 9th 10th में ना, 10th में बहुत परेशान करता था ट्रिगो, LHS में कुछ होता था, RHS में कुछ होता था, तो हम लोग ना LHS को पिक करते थे और उसको सॉल्व करते 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 RHS तक पहुंचना होता था। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। समझ में आई बात? फिर से सुनो, LHS इज इक्वल टू RHS अगर प्रूव करना है तो हम लोग LHS को स्टार्ट करते थे लेकर के, और उसी में कुछ मैनिपुलेशन करके जो भी है, जितने भी रूल्स है फॉलो करके अरिथमेटिक के, और RHS लाते थे। दिस इज सिंपली अ डायरेक्ट मेथड, LHS से स्टार्ट करना और RHS तक जाना। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड देखो, मेथड ऑफ प्रूफिंग में अगर हमें प्रूफ करना है कि P ट्रू है अगर Q है तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड में, स्टार्ट विथ P एंड रिच एट Q स्टेटमेंट पे पहुंचना होता है हमें P से Q तक। अब वो मैथमेटिक्स जितने भी हमें रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, अगर P इंप्लाइज Q ही प्रूव करना है तो वी स्टार्ट विथ नॉट Q,
अब इसका एग्जाम्पल देंगे, वी स्टार्ट विथ नॉट क्यू एंड गेट नॉट पी, तो अपने आप प्रूव हो जाता है P इम्प्लाइज Q। थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड में होता है। और अभी तीनों का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देंगे आपके डे टू डे लाइफ से। तीसरा है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स का एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल होगा जो कि आप 9th में ही पढ़े होंगे। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। किसी को भी याद है? हाँ, वो यहाँ भी करना है हमें, MME में भी है हमारी बुक में, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। याद आ जाएगा अगर कुछ भूल गए होगे 9th क्लास का टॉपिक तो। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि अगर हमें प्रूव करना है ना P इम्प्लाइज Q, तो हम इसका एक ऑपोजिट स्टेटमेंट लेट करते हैं कि P इम्प्लाइज नॉट Q लेकर के चलो, या फिर नॉट P इम्प्लाइज Q लेकर के चलो। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन लास्ट में अराइज कर जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, तो फिर हम कहेंगे कि हमारी जो एजम्पशन है वो क्या है, गलत है। तो फिर एक ही रास्ता बचता है, P इम्प्लाइज Q। अब इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल हम आपको देते हैं। आप लोग मेट्रो से ट्रेवल कर रहे होंगे, कुछ बच्चे दिल्ली में ही पहले से रहते होंगे, कुछ बच्चे बाहर से आए होंगे दिल्ली में। तो आप लोग ट्रेवल कर रहे होंगे मेट्रो से। मान लो मैंने आपको कहा यू जस्ट गो इन द नॉर्थ डायरेक्शन, आफ्टर 10 मिनट्स यू विल गेट अ मेट्रो स्टेशन। ध्यान से सुनना, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ, ट्रेवल 2 मिनट्स इन नॉर्थ, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ मेट्रो स्टेशन। तो कई बच्चे बहुत ओबीडियंट होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, ज़्यादा खुराफाती दिमाग के नहीं होते, रिबेलियन नहीं होते। वो सीधा कहेंगे अरे मैम है, इतने साल से रह रही हैं, मैम हमारी सीनियर है, मैम हमें गलत थोड़ी बताएगी, चलो भाई चलो नॉर्थ डायरेक्शन में। वो सीधा नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किए, 2 मिनट बाद उन्हें सही में मेट्रो स्टेशन दिख गया। तो वो लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैम ने जो कहा था वो सही कहा था। तो जो बच्चे सीधा स्ट्रेट वे फॉलो करके जा रहे हैं, वो कौन सा मेथड अपना रहे हैं, मुझे बताओ जल्दी। वो कौन से मेथड से मेरे स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं कि मैम ने सही कहा था? डायरेक्ट मेथड। सीधा जो मैंने कहा उसको सीधा सीधा फॉलो किया और मेट्रो स्टेशन मिल भी गया, तो दे आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफिंग। तो डायरेक्ट मेथड का समझ में आ गया। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या कहेंगे कुछ बच्चे कि अरे मैम हमेशा सही थोड़ी कहती है, ऐसे ही किसी की भी बातों को नहीं मान लेना चाहिए, हम खुद से उसे चेक करेंगे। तो वो लोग बोलेंगे कि मैम ने कहा नॉर्थ में मेट्रो स्टेशन है, हम लोग ये चलते हैं कि नॉर्थ में मेट्रो स्टेशन नहीं है, या फिर किसी दूसरे डायरेक्शन में चलते हैं। वो लोग जब दूसरे डायरेक्शन में चले तो उन्हें कहीं भी 2 मिनट तक किसी भी डायरेक्शन में मेट्रो स्टेशन नहीं मिला। ध्यान से सुनो, वो नॉर्थ के डायरेक्शन में नहीं चले, उन्हें मेट्रो स्टेशन नहीं मिला। इसका मतलब वो लोग अब तब कंक्लूजन पे पहुंच रहे कि अरे हमें तो किसी और डायरेक्शन में मेट्रो स्टेशन मिल ही नहीं रहा, यानी मैम की बात ही सही थी, नॉर्थ डायरेक्शन में ही मेट्रो स्टेशन मिलेगा। तो उन्होंने नॉट क्यू से स्टार्ट किया, मेट्रो स्टेशन नहीं है, 2-2 मिनट में हर डायरेक्शन में चेक किया, और फिर बाद में नॉर्थ पे कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई नॉर्थ में ही बचा है एक डायरेक्शन, उसी में होगा हमारा मेट्रो स्टेशन। तो जब वो नॉट क्यू को फॉलो कर रहे हैं तो नॉट पी भी मिल रहा है उन्हें। ठीक है, मतलब मेट्रो स्टेशन नहीं मिल रहा है, नॉर्थ नहीं मिल रहा है, बात बराबर है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि बच्चे कहेंगे मैम हमेशा सही नहीं बोल रही हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में ही मेट्रो स्टेशन क्यों होगा, साउथ में भी मेट्रो स्टेशन होगा। अब ध्यान से सुनो, उन्होंने एक चीज को बदला है, डायरेक्शन को बदल दिया, नॉर्थ को साउथ कर दिया है, और मेट्रो स्टेशन को वैसे का वैसे ही रहने दिया। तो वो लोग नॉट पी से स्टार्ट कर रहे हैं कि नॉर्थ में चल रहे हैं, उन्होंने प्री एज्यूम कर लिया, प्री ऑक्यूपाइड माइंड से ही चल रहे हैं कि भाई इस डायरेक्शन में मेट्रो स्टेशन है, जबरदस्ती कर रहे हैं। फिर वो उस डायरेक्शन में चल रहे हैं, 10 मिनट तक चले, उन्हें नहीं मिला, बोल रहे अब चलना बंद कर दो, मैम ने कहा था कि 2 ही मिनट बाद मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो सोचा था वो क्या है, गलत है, हमारी एजम्पशन, हमारी मानी हुई बात गलत है कि भाई साउथ में भी मेट्रो स्टेशन है। इसका मतलब मैम ने सही कहा। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। थोड़ा सा एक डिफरेंस है इनडायरेक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन में, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इनडायरेक्ट में ना प्री एजम्पशन नहीं होती, पहले से कुछ नहीं माना होता, सीधा स्टार्ट कर देते हैं नॉट क्यू से और नॉट पी तक पहुंच जाते हैं। जबकि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम लोग पहले से बिल्कुल क्लेम करते हैं, हम अपने एजम्पशन को क्लेम करते हैं और फिर उसका कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है, तब जाकर के प्रूव होता है। समझ में आई बात?
मेथड ऑफ प्रूफिंग में। तो इसमें एजम्पशन, ये दोनों एजम्पशंस हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना है तो एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है? हो सकता है इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल है, यूज 3 different methods, use 3 different methods to prove that हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से सुनना। -x² + 5x - 4 greater than 0 implies x is greater than 0। इसमें बच्चे बता सकते हो कि व्हाट इज p एंड व्हाट इज q? p क्या है हमारा? बोलने में तकलीफ हो रही है, ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट है। तो p इज -x² + 5x - 4 greater than 0, ये पूरी कंडीशन p है। एंड q इज व्हाट? q इज x greater than 0। तो p इज इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, p इज सच डैट, क्योंकि ये थोड़ा लैंग्वेज है। तो p सच डैट -x² + 5x - 4 इज ग्रेटर देन 0, और q है हमारा x greater than 0। अब ध्यान से देखो, पहला मेथड हम लोग लगाने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है? हम लोग किससे स्टार्ट करें? क्या रूल है इसमें? हाँ बोलो। ठीक है, स्टार्ट विथ p। बहुत बढ़िया, p से स्टार्ट करेंगे। तो p से स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग देखो जरा। -x² + 5x - 4 greater than 0। अब ध्यान देना, हमें धीरे धीरे x तक पहुंचना है, q तक हमारा टारगेट है। अब यहां पर लगाएंगे इम्प्लाइज डैट। इम्प्लाइज डैट नहीं लगाओगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि जब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ध्यान से सुनना, मैंने दोनों साइड अगर ऐड कर दिया x² + 4, तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज आएगा? इनइक्वलिटी का रूल होता है कि आप दोनों साइड सेम कांस्टेंट प्लस या माइनस करो, इनइक्वलिटी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। और देखो ना, ये सेम चीज पॉजिटिव है, ये माइनस है, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे। ऐसे शो नहीं करना है अब आपको पेपर में, बच्चों वाली आदत छोड़नी पड़ेगी। अभी हम आपको पढ़ाने के लिए कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन पेपर में नहीं करना। तो इसलिए अब हम भी कैंसिल को क्या करते हैं, हटा देते हैं। कैंसिल पेपर में नहीं करना है, पेपर में कटिंग वटिंग ज़्यादा नहीं करना है, बहुत कम। अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है हाथ में तो कहीं कहीं अगर कर दिया तो लाइटली कर दो, कटिंग नहीं करना, नहीं तो टीचर ना उस स्टेटमेंट को पढ़ते ही नहीं है कॉलेज लेवल पे। तो x² कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ 5x। 5x इज ग्रेटर देन x² + 4। अब ध्यान से सुनो, ये जो है x² + 4, तो x² तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है x² + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 4। ये सब करना सीखो। इनइक्वलिटीज बेसिक से स्टार्ट करके हम अपने बड़े वाले एक्सप्रेशन तक कैसे पहुंचते हैं। x² कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x² + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 4, ये इनइक्वलिटी में भी यूज होगा। तो इसका मतलब है कि 5x इज ग्रेटर देन 4 हो गया, और जब ग्रेटर देन 4 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन, जब 5x ग्रेटर देन 4 है तो x इज ग्रेटर देन 4/5, विच इम्प्लाइज कि x इज ग्रेटर देन 0। 4/5 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा ही ना। तो देखो, हम लोग LHS लेकर के स्टार्ट किए थे और RHS पे पहुंच गए, तो RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिसको कि हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इस पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी ये हम लोग हर साल पढ़ा रहे हैं इस होप के साथ कि कभी इससे रिलेटेड कुछ पूछ दिया तो आपका माइंड उस टाइम में काम करेगा पेपर में, कि भाई डायरेक्ट मेथड में क्या होता है। कोई दूसरा स्टेटमेंट वगैरह दे देंगे, वही रेक्टेंगल स्क्वायर वाला, ऑल द टैक्सीज आर 4 व्हीलर्स, या जो भी है कैरेज, इस टाइप के हैं क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे बढ़ते, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, फिर से एक बार स्टेटमेंट लिख देते हैं क्योंकि स्क्रीन पीछे जा चुका है।
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ इसमें स्टार्ट किससे करते हैं? नॉट q से स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर p एंड दिस इज योर q। ये हमारा p स्टेटमेंट है एंड दिस इज q है। तो इनडायरेक्ट मेथड में कहा जाता है कि वी स्टार्ट विथ नॉट q। वी स्टार्ट विथ नॉट q। अब ध्यान से सुनो, नॉट q का मतलब है दैट इज अगर x ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है x की होने की? x क्या क्या होगा? सुनो, एक चीज आपको बेसिक बता रहे हैं, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। किसी भी दो चीज को जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो उसमें 3 इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि अगर कोई x नंबर है तो या तो वो 0 से बड़ा होगा, या फिर वो 0 से छोटा होगा, या फिर वो 0 के इक्वल होगा। यही 3 केस होंगे। इस 3 केस के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस ट्राई मतलब 3, ट्राइकोटोमी मतलब 3 केस का एनाटोमी स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं। तो कोई भी चीज, अब यहाँ पे x और 0 के बीच में इनइक्वलिटी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए x या तो 0 से बड़ा होगा, या x 0 से छोटा होगा, या फिर x 0 के बराबर होगा। यही 3 बातें हो सकती है ना। तो एक तो केस ले ही लिया है q में x ग्रेटर देन 0। अगर हम नॉट q लेना चाहे तो हमारे लिए कौन कौन सा केस बचता है? अगर बड़ा नहीं है तो क्या होगा? या तो छोटा होगा या इज इक्वल टू होगा, है ना। हेलो, ये बात आ रही है आपको समझ में? अगर मैंने नॉट q से स्टार्ट करना है अगर मुझे, तो x अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसका मतलब है वी स्टार्ट विथ x लेस देन इक्वल टू 0। इसमें इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू को भी रखना है, अगर नहीं रखे तो फिर गलत हो गया। तो x लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब ध्यान से सुन, इक्वल्स टू क्यों आया है? अब सुनो, जैसे दो बच्चे हैं a और b, a इज टॉलर देन b, ठीक है। अब मैंने कहा a इज नॉट टॉलर देन b, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? a क्या हमेशा b से छोटा ही होगा? टॉलर नहीं है तो हो सकता है दोनों की हाइट बिल्कुल सेम हो, है ना। तो x इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो क्या हो सकता है? या तो x लेस देन 0 होगा, या x 0 के इक्वल में भी आ सकता है। सिर्फ ग्रेटर देन को लेने से मना किया है ना नॉट में, तो इसलिए यहाँ पर इज इक्वल टू को होल्ड करेंगे हम लोग। तो x इज लेस, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कि x लेस देन इक्वल टू 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? अब तो इसके आगे काम अब बहुत आसान है। अब ध्यान से सुनो, x नेगेटिव हो ही गया। वैसे इसको नेगेटिव नहीं बोलते, इसको नॉन पॉजिटिव बोलते हैं। रियल नंबर में पढ़ाएंगे, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव बोलते हैं। ये भी अभी जान ही लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। जैसे ये मान लो नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट है, इधर पॉजिटिव नंबर का कॉन्सेप्ट है। मान लो इधर हो गया पाकिस्तान, नेगेटिव में पाकिस्तान को ही डालेंगे, इधर डालेंगे इंडिया अपना पॉजिटिव, ठीक है। अब बीच में होता है नो मैंस लैंड। आपने देखा होगा, बाघा बॉर्डर वगैरह गए हो अमृतसर, तो वहां पे देखना फेंसिंग किया रहता है वायर से। तो वो जितने भी सोल्जर्स वहाँ पे खड़े होते हैं वो बताते हैं कि ये फेंसिंग के बाद हमारा जो रीजन है वो क्या है? इंडिया का है। वैसे वो 10-20 किलोमीटर छोड़ करके ही फेंसिंग करते हैं। अब पाकिस्तान का फेंसिंग अलग होगा, और बीच में जो एरिया है वो डेट इज नो मैंस लैंड। अगर उसमें कोई बंदा चला गया तो उसको उस टाइम में क्या कहा जाएगा? वेदर ही इज इंडियन और ही इज पाकिस्तानी, क्या वर्ड हम लोग यूज करेंगे? अगर कोई बंदा नो मैंस लैंड में है तो वो इंडियन भी नहीं है और वो पाकिस्तानी भी नहीं है। उसका पूरा इंस्पेक्शन किया जाएगा, उस पर पूरा चेक किया जाएगा, सर्विलेंस बिठाया जाएगा। पूरा सर्वे करने के बाद तब उसका पता लगेगा कि वो कहाँ का बंदा है। तो वैसे ही होता है जीरो। जीरो इज इन नो मैंस लैंड। तो अगर कोई चीज जीरो के बाद आ रहा है तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव उसको मानते हैं, जीरो के पहले है तो उसको नेगेटिव मानते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव विथ जीरो आ जाए, नेगेटिव और जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव विथ जीरो आ जाए तो इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। समझ में आ गई बात? तो अब आपसे कोई बहुत ही बेसिक सी बात पूछ रहा है, अब आपको जवाब देना है। मैंने लिखा x ग्रेटर देन 0, तो x को क्या बोलेंगे? x इज पॉजिटिव। x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या वर्ड यूज करेंगे? x इज, जल्दी बताओ। हाँ, नॉन नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, ये डोमेन में यूज होगा।
नॉन नेगेटिव चैप्टर 2 में पढ़ाएंगे डोमेन, तो वहां पे बताएंगे नॉन नेगेटिव। x लेस देन 0, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली नेगेटिव ही है, इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो x इज नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं। और यहाँ पर अगर x लेस देन इक्वल टू 0 लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है, x इज, जल्दी बताओ, लिखेंगे नहीं जब तक आप लोग नहीं बोलोगे, बोलो जल्दी। नॉन पॉजिटिव। सबको आ रही है बात समझ में? तो ये 4 केसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है x लेस देन इक्वल टू 0, ये नॉन पॉजिटिव से स्टार्ट किया है मैंने, नॉट q से। अब ध्यान दो, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? कोई नेगेटिव है या 0 है, उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पता है सबको फैक्ट। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? एक एक टर्म को तोड़ करके देखना है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। 3 पार्ट में हम इसको ब्रेक करके स्टडी करेंगे। तो पहले तो था कि x लेस देन इक्वल टू 0, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। अब और -4 तो खैर है ही नेगेटिव, इसके बारे में क्या कहना, थर्ड। अब मुझे बताओ, तीनों इनइक्वलिटी और ये रियल नंबर्स में एक ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। अब दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि अगर a लेस देन b है, c लेस देन d है, तो सम करोगे ना तो a प्लस सी किससे, b प्लस d से छोटा होगा। छोटे छोटे का सम जो है वो बड़े बड़े के सम से फिर भी क्या होगा, छोटा ही रहेगा। इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज। तो ध्यान से सुनो, x छोटा 0 बड़ा, यहाँ भी 0 बड़ा और यहाँ भी 0 बड़ा, जब तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x कहाँ गया, क्या करना था, अच्छा इसको मैंने ये नहीं किया, फ्रॉम 1 5x भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, इसको मानो 1, इसको मत मानो 1, ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट। तो ध्यान से सुनो, 5x भी नेगेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर भी नेगेटिव और -4 भी नेगेटिव, तो एडिंग ऑल इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर प्लस 5x -4 नेगेटिव। समझ में आई बात? जब हम कंफर्म हो गए कि तीनों छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं सब नेगेटिव है, तो सारे नेगेटिव का सम भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। सारे नेगेटिव का सम भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। देखो ऐसी चीजों को ना बहुत तोड़ करके बहुत डीप में जाकर के पढ़ना चाहिए। ये आपको पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है आपके माइंड सेट को बदलने के लिए। जैसे कोई एक्सरसाइज आप करने जाते हो तो डायरेक्ट आप जिम में जाकर के वेट ट्रेनिंग तो नहीं करते हो, पहले आपको क्या कहता है कोच, आप वार्म अप करो। तो वही वार्म अप चल रहा है अभी आपका चैप्टर 1 में। मतलब अब ऐसे ऐसे एनालिटिकल हमें रीजनिंग करने होंगे, दिमाग से सोचना होगा। मैथमेटिक्स में हर जगह कैलकुलेशन नहीं होगा कि आंसर मिलाया मैच कर गया खुश हो गए। आंसर तो कई जगह आएगा ही नहीं, सब कुछ अल्फा बीटा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इसी में रहना है हम लोगों का मैथमेटिक्स का आंसर। सब बहुत कम जगह पे कैलकुलेशन होगा। तो इसलिए आपको पहले से ही उस तरीके का ब्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सोचने की क्षमता डेवलप करो। इसलिए इन सबको बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत है। तो -x स्क्वायर जब तीनों नेगेटिव ही है तो तीनों नेगेटिव का सम भी क्या हो गया, बताओ, नेगेटिव हो गया। और हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने नॉट q से स्टार्ट किया था, तो पहुंच कहाँ गए, नॉट p पे ही तो पहुंचे। p है ग्रेटर देन 0 और हम लोग का आ रहा है, अच्छा एक मिनट, इज इक्वल टू, हाँ लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। सो ये क्या आ गया, नॉट p पे पहुंच गए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, P के ऑपोजिट नॉट P पे पहुंच गए, हेंस प्रूव्ड। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नॉट Q से स्टार्ट किया इसका ऑपोजिट लेकर के और पहुंच गए इसके भी ऑपोजिट पे, तो हो गया प्रूव इन डायरेक्ट मेथड, यही होता है। अब तीसरा मेथड है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में एक एजम्पशन हमें बनानी पड़ेगी। कॉन्ट्राडिक्शन में एक एजम्पशन हमें बनानी पड़ेगी। तो एजम्पशन ये बना रहे हैं, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव उसके अकॉर्डिंग एजम्पशन बनेगी ना। प्रूफ करना है हमें कि -x स्क्वायर प्लस 5x -4 ये पॉजिटिव सिर्फ किसके लिए होगा, ग्रेटर देन 0 के लिए ही पॉजिटिव होगा।
इनका कहना है कि लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब x भी पॉजिटिव है, तो हम लोग इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट मानेंगे कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ये पॉजिटिव है, x नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव x के लिए भी लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। हम लोग ये एजम्पशन मान करके आगे बढ़ेंगे। तो let us assume that minus x square plus 5x minus 4 is greater than 0 for some negative x or negative या फिर less than equal to 0 non positive x also, that is x is less than equal to 0। मतलब इसको वैसे का वैसे ही रहने दिया, एक को चेंज कर दिया, बस ये हम लोगों ने assumption में कर दिया। अब स्टार्ट करेंगे कि अगर x नेगेटिव है तो ध्यान से सुनना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये नेगेटिव है, ये माइनस कर रहे हैं, और ये 5x है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तीन नेगेटिव जैसे -2 -3 और -5। अगर मैंने एक नेगेटिव को हटा लिया, मान लो -2 और -5 इस साइड पे रखा हुआ है, तो कौन सा साइड बड़ा होगा, दिस इज -7 एंड दिस इज 5 3 8 2 10 -10, तो ये छोटा होगा और ये साइड बड़ा हो जाएगा। तो तीन नेगेटिव में से अगर एक नेगेटिव अपना सपोर्ट खींच लेता है तो दो नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, ये सब समझना पड़ेगा आपको। नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब एक सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, 5x नहीं हो रहा है, तो राइट हैंड साइड अब बड़ा हो जाएगा। ऐसे ये जो है ना, टर्म्स को रिमूव करना, कहीं ऐड करना, ये सब आपको समझना पड़ेगा। कहीं पे इनइक्वलिटी बनाने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स को हटा भी सकते हैं, कहीं पे कुछ टर्म्स जोड़ भी सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने हटा करके काम किया है। अब ध्यान से सुनो, माइनस एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, ये एक कॉन्सेप्ट था। अब ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल टू 0, और इसमें अगर -4 कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर भी 0 और -4 दोनों साइड मैंने -4 ऐड कर दिया, नो डाउट इम्प्लीकेशन एरो है। इसका मतलब -4 माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू -4 तक जाएगी, तो ये आ गया -4। ये चैप्टर 3 में आपका काम करेगा। ऐसे हम लोगों को रीजनिंग कहा जाता है, इसको लॉजिकली सोच करके मैक्सिमा मिनिमा पे डिसाइड करना होता है। इसमें किसी को कोई डाउट बच्चे, ये कैसे हो रहा है, इनइक्वलिटी कैसे एक से दूसरा बनता चला जा रहा है टर्म्स रिमूव करके, आइडिया है आपको, समझ में आ रहा है? यस या नो बोलो तभी आगे बढ़ेंगे ना। कभी जरूरत पड़ती है तो हम नेगेटिव टर्म को हटाएंगे ना, तो अब जो नया चीज मिलेगा वो सब बड़ा बड़ा होता चलेगा, बिगर बिगर। तो एक और नेगेटिव हटा दिया माइनस एक्स स्क्वायर, तो -4 बिगर हो गया। अब ध्यान से सुनो, जब इसकी वैल्यू जो है -4 से ऊपर जा ही नहीं रही, तो 0 कैसे होगा, ये 0 तो नहीं होगा ना, 0 से बड़ा नहीं होगा, विच इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई जब -4 से पहले ही रहना है नंबर लाइन पे, -4 इधर और इधर 0, इससे पहले इसको रहना है, तो 0 से बड़ा कैसे हो जाएगा। सो वी गॉट कॉन्ट्राडिक्शन, समझ में आई बात। सो वी गॉट कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस जो हमने माना था वो गलत था, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। हमने क्या माना था कि x नेगेटिव से स्टार्ट करके भी ये चीज पॉजिटिव आ जाती है, लेकिन ये तो गलत आ गया, assumption इज रॉन्ग। सो अब अपने स्टेटमेंट को सही कर देंगे, वेन एवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, इट इम्प्लाइज डेट कि x को भी होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। क्लियर? देखो ये मेथड तो आप सीख जाओगे, लेकिन ये सब ना हर चैप्टर में यूज होता है, चैप्टर 3 में यूज होगा, MME 2 में भी यूज होगा, MME 3 में भी यूज होगा, कहीं भी कुछ भी यूज हो जाता है। इन सबको कहा जाता है मैथमेटिक्स का जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज वाले खैर बहुत सारी बातें हैं, वो सब आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन ये सब जीके जैसा होता है, किसी चीज को ऐड कर देना बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, किसी चीज को हटा देना, ये सब हमें करना पड़ सकता है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल जो कि हमें तीनों मेथड से करना था, और ये हम लोगों ने कर भी लिया। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि अरे मैम एक बार और पढ़ा देती या मुझे रटवा देती, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, क्योंकि ये वीडियो जो है यूट्यूब पे जाएगा चैप्टर 1 का, आप वहाँ से इसको जितना भी देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।
लेकिन फिर भी अभी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, हर टॉपिक के साथ ना आप एक बार रिवाइज कर लिया करो, ऐसे आंख बंद करके मेंटली। सबसे पहले हमने प्रोपोजिशन का मीनिंग समझा था, फिर सेकंड टॉपिक था इम्प्लीकेशन किया था, थर्ड टॉपिक था मेथड्स ऑफ प्रूफिंग, जिसमें तीनों मेथड से एक एग्जाम्पल भी कर लिया और समझ में भी आ गया। तो तीनों मेथड ऑफ प्रूफिंग में पहला क्या था, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग पी से स्टार्ट करते हैं और क्यू पे जाते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, तो राइट हैंड साइड का उल्टा, नॉट क्यू से स्टार्ट करते हैं और नॉट पी तक जाते हैं। तीसरा है एजम्पशन, उसमें किसी एक को बदल देते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू है तो या तो हम नॉट पी लेकर के क्यू चले या फिर पी लेकर के नॉट क्यू चले। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करेगा तो फिर हम लोग वापस अपने एजम्पशन को चेंज कर देंगे। ये 3 हो गया। किसी का कोई नहीं आया है रिक्वेस्ट समझाने के लिए तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। लाइव क्लास में ना क्वेश्चंस भी हम देते हैं करने को, प्रैक्टिस करने को, बीच बीच में क्वेश्चंस आपको देंगे और टाइम भी देंगे। वैसे तो आज फर्स्ट क्लास है, तो जिन बच्चों को आता है वो फटाफट करना शुरू करें और मुझे बता दें कि यस मैम मेरे से हो गया, या फिर चैट बॉक्स में लिख दें, हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले इसमें क्या स्टेटमेंट होता है, इसको किस मेथड से प्रूव करेंगे? क्या डायरेक्ट मेथड से प्रूव कर सकते हैं? क्यों कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि डायरेक्ट मेथड में एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस होता है। यहाँ तो एलएचएस आरएचएस है ही नहीं, कोई एक्सप्रेशन थोड़ी है कि किसी को सॉल्व करके या कुछ ऐसे आरएचएस तक जाए। इनडायरेक्ट मेथड में भी एक स्टेटमेंट अलग होता है, एक स्टेटमेंट अलग होता है। कॉन्ट्राडिक्शन से हम किसी भी हाइपोथेसिस को गलत या सही प्रूव कर सकते हैं। तो अच्छी बात है कि इतना तो सबको याद होगा कि इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। तो लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर उठा करके देखो तो वो p/q के फॉर्म में होता है, और दोनों को क्या होते हैं, p एंड q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मीनिंग पता है क्या? 9 और 27 क्या ये को प्राइम्स है? नो, ठीक है। को प्राइम्स का मतलब है, चलो 16 और 25 भी को प्राइम्स है, इनके बीच में कोई जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो को प्राइम्स एक दूसरे का पेयर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये p/q का मतलब है कि ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम 20/30 भी तो रैशनल नंबर है, लेकिन ये कहाँ को प्राइम्स है? दोनों का कॉमन फैक्टर 10 से कैंसिल तो हो जा रहा है। तो अरे भाई, आप कैंसिल करने के बाद सिंपलेस्ट रेशियो को तो देखो, वो दोनों नंबर एक दूसरे के लिए क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो को प्राइम्स हो गए, ठीक है। तो हर रैशनल नंबर लास्टली इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म आर रेशियो ऑफ 2 को प्राइम्स। तो इसलिए अगर आपने √2 को भी एक रैशनल नंबर माना है तो यहाँ पे आपको √2 को करना पड़ेगा। लेट √2 को लिख सकें p/q के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, ये हमने एज्यूम किया है। अब जरा इनका स्क्वायर करके देखो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सबको याद आ गया होगा। अरे हाँ हाँ, ऐसा तो हमारे टीचर ने कराया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। √2 का स्क्वायर करेंगे 2, इधर आ गया p², इधर आ गया q²। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? p² इज इक्वल टू 2q²। लेकिन तब 9th में आप लोगों ने रटा था, अब कॉलेज में पढ़ोगे ना, सेम क्वेश्चन को देखना, कितना देखने का नजरिया बदल जाएगा, कितना आसानी से आपको फ्लुएंटली समझ में आएगा, क्योंकि अब आपका ब्रेन जो है ना 11th 12th पढ़ के काफ़ी कुछ करके बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अब वही सेम 9th का बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको कितना अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनो, ये एक स्क्वायर है, p² क्या है, एक स्क्वायर है, विच इम्प्लाइज कि p² इज इवन। क्यों है इवन? क्योंकि बाहर में 2 है, 2 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग इज इवन। अब आप कोई भी इवन बोलो जो कि स्क्वायर हो, जैसे कि 36, तो इसका अंडर रूट भी क्या होगा, 6, वो भी इवन होगा। और कोई बोलो 49, तो 49 इज नॉट इवन, तो इस पे नहीं लगता रूल। 64, तो इसका भी 8 हो जाएगा। मतलब रूट अंडर इवन इज इक्वल टू क्या आ जाता है, इवन। ये फैक्ट भी आपको पता है।
तो इसका मतलब है कि P इज ऑल्सो इवन। अगर P स्क्वायर इवन होगा तो P भी क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, P भी क्या होगा, इवन होगा। तो अब हम लोग लेट कर लेंगे P को 2k, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, अब कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स आने वाले हैं आपके लिए। सिंबल्स, इसको तो आप रेड से लिख लो ऐसे। वैसे ये सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, कब पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। आपको कि मैम क्या नया बता रही है, ये तो हमें आता है, लेकिन क्या ये पढ़ा है उल्टा ए कैपिटल ए, इसको क्या पढ़ते हैं, किसी को पता है? हाँ, फॉर ऑल, ये सब के लिए अप्लाई होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो अब फॉर ऑल एक्स नहीं लिखते, सीधा एक्स बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब यही होता है, फॉर ऑल। ठीक है, ये दूसरा, ये पहला सिंबल हो गया, दूसरा सिंबल हो गया। अब ये उल्टा कैपिटल ई, इसको क्या पढ़ते हैं, किसी को पता है? देयर एग्जिस्ट। तो मैथमेटिक्स में बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, उसके लिए एक सिंबल ही यूज हो जाता है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, और आगे एप्सिलॉन डेल्टा तो आएगा, चैप्टर 6 में आएगा जब लिमिट पढ़ाएंगे, तो उस टाइम में एप्सिलॉन डेल्टा आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं देना। अब सुनो, p इज इक्वल टू 2k हो गया, तो अब p स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा, हमें q भी तो निकालना है। हाँ, अब इसमें डाल दो, इसको 1 मान लो, तो पुटिंग इन 1, पुटिंग p इन 1, जब 1 में डालोगे p को, तो √2 इज इक्वल टू, p की जगह पे 2k और नीचे में q, नीचे में क्या मिल गया, q, तो विच इम्प्लाइज, फिर से स्क्वायर कर दो, तो 2 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 2, और क्या आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। फिर से क्या आ गया, q स्क्वायर इवन, और q स्क्वायर इवन है तो q इज ऑल्सो इवन। अब देखो, p भी इवन आ गया, q भी इवन आ गया, तो सिंस बोथ p एंड q आर इवन, इसका मतलब कम से कम एटलीस्ट एक फैक्टर तो दोनों में जरूर कॉमन होगा। कौन सा, 2। होने को तो 4 भी कॉमन हो सकता है, दो इवेंट का कॉमन फैक्टर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 तो जरूर कॉमन फैक्टर होगा दो इवेंट का। समझ में आ रही है मेरी बात? सो एटलीस्ट 2 इज द कॉमन फैक्टर। अब अगर 2 कॉमन फैक्टर है, तो जो हमने माना था स्टार्टिंग में कि पी एन क्यू को प्राइम्स है, देन पी एन क्यू आर, अब को प्राइम्स रह गए क्या, ये आर नो को प्राइम्स। इनको तो स्टार्टिंग में हमने को प्राइम्स माना था, किसको, पी और क्यू को, कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन करते करते जब हम लोग बढ़े तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स 2 आने लगा, कम से कम 2 तो रहेगा, तो फिर ये को प्राइम्स नहीं है, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, और हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। इसका मतलब एजम्पशन हमने क्या लिया था, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, सो √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो इसी को दूसरे लैंग्वेज में बदल के लिख सकते हैं, √2 इज एन इरैशनल नंबर। समझ में आ गई बात? तो अब आज सच्ची सच्ची बताओ, आप लोग 9th में भी ये पढ़ा था, टीचर आपको 5 बार करवा दिया होगा, टेस्ट के लिए भी बता दिया होगा, आप लोगों ने रट लिया होगा, लेकिन आज जाकर के इसका कंप्लीट मीनिंग आपको समझ में आया है कि क्या को प्राइम्स होता है, क्यों को प्राइम्स होना जरूरी है रैशनल के लिए, और फिर लेकर के आगे बढ़े तो फिर को प्राइम्स नहीं आया, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। आज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया या 9th में आया था? इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, जबरदस्ती मुझे क्रेडिट मत देना, आप लोग खुद ही इस लेवल पे पहुंच गए हो कि अब इसको समझने लायक हो गए हो। मेरा तो बस ये है कि थोड़ा सा टॉर्च जला करके रास्ता दिखला दो, सही रास्ता इन लोगों को दिखला दो, और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी है राइट वे तो सही रास्ता दिखला दो, बच्चे उस पर चल पड़ेंगे तो फिर मंजिल भी सही मिलेगी उन्हें, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो हमारा काम बस वही है, टॉर्च बियरर, बस लाइट दिखलाना है आपको, जहाँ कहीं आप फंसोगे बीच बीच में आपको गाइड कर देना है। तो ये टॉपिक हो गया बच्चे, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो मैम।
ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद से टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वैसे तो मैथमेटिकल इंडक्शन कभी हटा देते हैं सिलेबस से, कभी रख देते हैं, लेकिन हम लोग कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का थोड़ा सा ना डिस्कशन कर ही लेना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट लगता है। उससे क्या होता है कि चैप्टर 4 में ना एक nth डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे चैप्टर 4 में, तो वहाँ पे हम लोग पीएमआई यूज़ करेंगे। अब फिर वहाँ पे पीएमआई मुझे अलग से पढ़ाना पड़ेगा, जब चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन में प्रीलिमिनरीज में सारे बेसिक्स आपको पढ़ा दिए जा रहे हैं। चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, पीएमआई भी पढ़ाया जाएगा, रियल नंबर्स पढ़ाया जाएगा, नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, इंटरवल, इनइक्वालिटीज, एब्सोल्यूट वैल्यू, सब कुछ का बेसिक आइडिया दे दिया जाएगा। तो एक पीएमआई को क्यों छोड़े, तो हम लोग पीएमआई करा देते हैं। हो सकता है ये कोर्स में कभी रहे और कभी ना रहे। पीएमआई आप लोगों ने पढ़ा था, आपके कोर्स में था या हट गया था पीएमआई? एक भी बच्चा बोल दो, सब तो एक ही बैच से आए हो। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ओ, तब तो पढ़ाना पड़ेगा। 11th में होता था ये टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या होता है अभी आपको आइडिया आ जाएगा। पहले ना 3 स्टेप हम लिखवाएंगे थ्योरी, उसके या चलो पहले क्वेश्चन ही करवाते हैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, फिर बाद में लास्ट में स्टेप्स लिखवाएंगे। लेट a इज इक्वल टू 1 -1 0 1। इसमें क्वेश्चन में है कंप्यूट a स्क्वायर एंड a3। वैसे ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 12 का है मैट्रिसेस में, लेकिन पीएमआई का था इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया। गेस द जनरल फॉर्मूला, गेस द जनरल फॉर्मूला फॉर a टू द पावर n। आप गेस तो कर लोगे, सभी बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो, गेस तो कर लोगे, लेकिन उसको प्रूव करना है कि हाँ जो हमने गेस किया वो सही है। इसके लिए पीएमआई की जरूरत पड़ती है। प्रूव योर गेस बाय पीएमआई। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप a स्क्वायर a क्यूब निकालो। a क्या है, 1 0 -1 1। a स्क्वायर निकालेंगे, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा मैथमेटिकल इंडक्शन। 5-10 मिनट लगेंगे जो भी लगेंगे, नंबर सिस्टम से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो a स्क्वायर, तो जिनके भी दिमाग में कोई क्वेश्चन है, आपने नोट्स बनाया होगा तो आप अपना क्वेश्चन मार्क करके रखो, क्लास के बाद आप लोग पूछना मेरे से। a स्क्वायर के लिए a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है सबको, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। रो को कॉलम से सबको आता है। तो बताओ तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 × 1 और -1 × 0 तो 1 ही रहेगा। फिर फर्स्ट रो को इस वाले कॉलम से करेंगे तो -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। फिर इस रो को करेंगे तो 0 और 0 0 हो गया, 0 और 1 1 हो गया। आ गई वैल्यू a स्क्वायर की। अब आपको a क्यूब निकालना है, a स्क्वायर इंटू a करेंगे। a स्क्वायर निकाल रखा है हमने, और 1 0 -1 1। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1, -2 × 0 0 1, और फिर -1 और -2 -3। कुछ आपको पता लगा, 0 और 0, और इधर आ गया -1 और 1 1। कुछ पता लगा, a है हमारा 1 0 -1 1। a स्क्वायर क्या आया, ऐसे आप मैथमेटिक्स में भी देना शुरू कर दो, जो इंग्लिश में देते थे ना ये सेमीकोलन, मतलब दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। a स्क्वायर आ गया 1 0 -2 1, और a क्यूब क्या आ गया, 1 0 -3 1। तो अगर ऐसे ही हम इसी तरीके से बढ़ते रहे इसी पैटर्न में, तो सिमिलरली गेस करके बताओ मुझे कि a टू द पावर n में क्या होगा। भाई मैंने तो पता लगा लिया, ये 1 1 1 हर जगह सेम है, तो an में भी क्या होगा, हर जगह 1 आएगा। उसके बाद ये 0 0 0 सब जगह है, तो उसमें भी 0 आएगा। ये 1 1 1 1 आएगा। लेकिन इसका क्या, ये -1, पावर 2 है तो -2, पावर 3 है तो -3, पावर n है तो -1, सॉरी -n। ये हमारा गेस से फॉर्मूला तो हमने बना लिया, लेकिन अब इसको चेक करना है, उसके लिए पीएमआई लगेगा। उसके लिए क्या लगेगा, पीएमआई। तो पीएमआई का 3 स्टेप का प्रोसेस होता है।
स्टेप 1, अब इसी फॉर्मूला को हम लोग चेक करेंगे पीएमआई से। तो स्टेप 1 में होता है कि प्रूव ट्रू, इस स्टेटमेंट को प्रूव स्टेटमेंट टू बी ट्रू फॉर स्टार्टिंग वैल्यू n इज इक्वल टू 1। कभी कभी किसी क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 1 से नहीं होता, कभी तो स्टार्ट होगा 2 पे होगा, 3 पे होगा, मतलब पहला n हमें ढूंढना पड़ता है कि किसके लिए ये LHS और RHS इक्वल हैं। फिर स्टेप 2 में let the statement be true for n is equal to k, और लास्ट स्टेप में हम लोग show the statement true for n is equal to k plus 1। तो पता है क्या होता है, 1 के लिए तो सही है ही, और जब k के लिए सही है और k प्लस 1 के लिए भी फॉर्मूला सही है, तो उस लिहाज से अगर हम k की जगह पे 1 डालें तो 1 के लिए सही है तो ऑटोमेटिकली 2 पे भी फॉर्मूला ट्रू होगा, n इज इक्वल टू 2 अगर पुट करेंगे तो 2 के लिए सही है तो 3 के लिए भी अपने आप हो गया, k से k प्लस 1 वाला रूल से 3 के लिए है तो 4 के लिए होगा। तो यही इंड्यूस करते चले जा रहा है और ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा, चाहे आप 20 तक निकालो 50 तक निकालो। समझ में आई बात? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है पीएमआई? वैसे तो 11th में जब पीएमआई ढंग से कराया जाता है तब बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, लेकिन यहाँ भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि पीएमआई का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कोई तो एक स्टार्टिंग पॉइंट मिले और फिर वहां से k प्लस 1 वाला रूल बताता है कि अगर इसके लिए ट्रू है तो नेक्स्ट वाले के लिए भी ट्रू है, इसके लिए ट्रू है तो उसके नेक्स्ट वाले के लिए ट्रू है, फिर उसके नेक्स्ट वाले के लिए ट्रू है, तो ऐसे सबके लिए ट्रू होता जाता है फॉर्मूला। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं स्टेप 1, अभी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप 1 में LHS में क्या है बताओ, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा a टू द पावर 1 a, और a का वैल्यू क्या है 1 0 माइनस 1 1। RHS में पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा 1 0 और माइनस 1 और 1, फिर से वही आ गया 1 0 माइनस 1 1, तो ये ट्रू आ गया। सो द स्टेटमेंट मतलब फॉर्मूला इज ट्रू फॉर, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। पीएमआई से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला, ये सिर्फ अपने बेसिक्स को हम लोग स्ट्रांग बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लोड और प्रेशर नहीं लेना अपने दिमाग पे। नहीं आएगा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया है तो जब चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन करा रहे होंगे या कहीं कहीं 1-2 जगह है तो पीएमआई यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ पे भी समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम समझा देंगे। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब लेट द स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2, let the statement be true for n is equal to k। अगर n is equal to k के लिए true है then we may write a to the power k is equal to 1 0 minus k 1। n की जगह k दोनों जगह डाल दिया, LHS और RHS दोनों में। अब स्टेप 3 में मुझे इस a to the power k से पहुंचना है a to the power k plus 1 तक। मुझे क्या करना चाहिए, आप जरा मुझे गाइड करो। a का पावर k है, अगर उसके पावर को मुझे k प्लस 1 बनाना है तो a टू द पावर k में कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं समझ पा रहे हो लगता है आप लोग क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। मल्टीप्लाइंग a इस स्टेटमेंट में ऑन बोथ दी साइड्स, मल्टीप्लाई करेंगे तब तो पावर a का बनेगा ना, k की जगह k प्लस 1, तो 1 0 माइनस k 1, इसमें a इधर डाल देंगे 1 0 माइनस 1 1। ये समझ में आया मैंने क्या किया, क्यों मल्टीप्लाई किया? हाँ, तो पीएमआई जब पढ़ाया जाता है ना तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी ऐड करना होता है, कभी किसी का स्क्वायर ऐड करना होता है, कभी डिवाइड करना होता है, कभी मल्टीप्लाई। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई से काम चल जा रहा है, k की जगह k प्लस 1 लाने के लिए। अब LHS में तो आ गया a टू द पावर k प्लस 1, RHS में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस रो को इस कॉलम के साथ करो तो 1 इंटू 1 और 0 1 आ गया, इसको फिर इसके साथ करोगे तो -1 और माइनस k, तो माइनस k प्लस 1 आ गया, और फिर इसके साथ करोगे तो 0 ही आएगा और इधर 1 आएगा। तो अब एक लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं कि व्हेनेवर
whenever statement is true for, और ये देखो ना ये मैच नहीं कर रहा फॉर्मूले से कि यहाँ पे जो पावर होता है वही यहाँ पे माइनस साइन के साथ चला आता है, मैच हो रहा है ना। तो whenever it is true for k, तो ये ऑटोमेटिकली k+1 के लिए भी ट्रू हो जा रहा है अपने आप, हम लोगों ने प्रूव किया है। सो whenever statement is true for n is equal to k, then it is true for n is equal to k+1 also. So यही तो प्रिंसिपल है PMI का। So by PMI it is true for all n belonging to natural number, मतलब ये हर जगह के लिए फॉर्मूला सही है। अब कोई आपसे सीधा a to the power 50 पूछे, 50 पावर, तो आप बिल्कुल आराम से 101 - 50 कर दोगे, हो गया आंसर। 50 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये फायदा होता है PMI का। अब आप कहोगे मैम गेसिंग से भी तो काम चल रहा था, प्रूफ करने की क्या जरूरत है। कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि गेसिंग से भी जब काम चल जा रहा था तो प्रूफ क्यों करें। प्रूफ इसलिए करना पड़ता है बच्चे कि कभी कभी हो सकता है कि मान लो ये 50 तक तो सही है, लेकिन अगर हम a का पावर 51 निकालते तो कुछ और आ जाता। तो इसलिए PMI इस बात की गारंटी दे देता है कि whenever it is true for n is equal to k, तो k+1 के लिए भी ट्रू होने वाला है, तो ये हर जगह ट्रू होगा। अब बताओ कितने लोगों को ये समझ में आया, कितनों को नहीं समझ में, ऑनेस्टली मुझे बताना। सिर्फ PMI का थोड़ा सा बेसिक और ये वाला एग्जाम्पल, बस इतना ही आज समझना है। सबको समझ में आया PMI का यूज? ठीक है, तो मुझे लगता है फर्स्ट क्लास में तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। वैसे तो क्लासेस हम लोग 1.5 आवर 2 आवर्स की भी लेते हैं, लेकिन अभी इतना जल्दी इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लास 2 में हम लोग चैप्टर 1 में क्या क्या करेंगे, जो बच्चे पढ़ के आना चाहते हैं वो पढ़ के भी आ सकते हैं, हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। थोड़ा ना थोड़ा तो हर क्लास में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा नंबर सिस्टम, लेकिन इतना डिफरेंट नहीं होता है कि आपका कुछ लॉस हो जाए। उसके बाद से एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम लोग कवर करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू और उनकी प्रॉपर्टीज भी होती है, और इनइक्वालिटीज भी इसी में आ जाएगा। ये 3 टॉपिक जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने का कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे पहले से पढ़ना पसंद करते हैं कि भाई मुझे क्लास में घुसने से पहले पढ़ के जाना है, और हम लोग भी ऐसा करते थे, टीचर को जो है मजे करते थे क्लास में। हम लोग क्लास में पढ़ते थोड़ी थे, जो टीचर ने कहा कि कल ये क्लास में होना है, हम लोग पढ़ के आ जाते थे बिल्कुल रिलैक्स। अब सारे बच्चों को देख रहे हैं, टीचर का मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ उनसे जानबूझ करके कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं क्लास में, इसमें बड़ा मजा आता था। तो अब तो खैर ये क्वालिटी बच्चों की नहीं है, पढ़ने के बाद रिवीजन तो करना दूर, वो लोग पहले से पढ़ के क्या आएंगे क्लास में, रिवीजन भी नहीं करते वो लोग। तो मैंने बता दिया, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से बच्चे पढ़ के आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब होगा। आप हमारा MME 1 स्टैट्स 1 की भी क्लास लगेगी, और इकोनॉमिक्स की भी क्लास लगेगी, वॉट एवर इट इज़, माइक्रो और मैक्रो जो भी है फर्स्ट सेम में, उसकी भी क्लास लगेगी। तो आप सारी क्लासेस लो। तो ये बिल्कुल हमारा चैप्टर 1 का फर्स्ट क्लास था। आपको कैसा लगा, क्या लगा, अगर कोई सजेशन या फीडबैक है तो आप वो दे सकते हो हमारे चैनल पे जाकर के, या फिर हमारे नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो। और अब सेकेंड क्लास में ये सारे टॉपिक्स होंगे, और जिनको भी डाउट पूछना वो भी स्टे करेंगे मीटिंग में। अब हमारी क्लास यहीं पे ऑफिशियली आज कंप्लीट होती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय 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 बाय।